Hello everybody, this is Mahendra Sahu and once welcome to MS Classes। जैसा कि आप जानते हैं अभी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2020 चल रहे हैं जिसमें 3 और 4 डेज़ के एग्ज़ाम कंप्लीट भी हो चुके हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको कुछ पुराने क्वेश्चंस का फ़ायदा हो सके इसके लिए हम लेके आए हैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2020 एनालिसिस, जिसमें हम अभी तक जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका फुल एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि उन क्वेश्चन से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चंस है जो आपकी अपकमिंग शिफ्ट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम ये सारे क्वेश्चंस को। एक और पॉइंट, यदि आप आने वाले समय में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं हम डेली 7 o'clock पे 20 वेस्ट MCQs क्वेश्चन की सीरीज़ लेके चल रहे हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, है ना। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा हो सके। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें। अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे लगता है कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है आपके लिए, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते हैं कि हु वॉज द सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देश के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि देश के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पे आपको 2 बातें याद रखनी है, जैसा कि हमने 2 नाम भी मेंशन किया है। पहले तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब जो है आप उनका नाम याद रखेंगे क्योंकि इन्होंने अपने 2 टेन्योर पूरे किए थे। पहला जो 5 ईयर था उसमें भी और सेकंड जो 5 ईयर था उसमें भी ये 10 साल तक देश के क्या थे, उपराष्ट्रपति रहे थे, है ना। फर्स्ट और सेकंड में तो डायरेक्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही नाम आए। बट यदि पूछा जाए कि सेकंड व्यक्ति कौन थे, पहले व्यक्ति तो राधाकृष्णन साहब हो गए, सेकंड व्यक्ति सेकंड पर्सन कौन थे जो उपराष्ट्रपति बने थे, तो आपको याद रखना है ये थे जाकिर हुसैन, है ना। ये दोनों पॉइंट आपको वाइस प्रेसिडेंट के लिए याद रखना है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द लार्जेस्ट मून ऑफ आवर सोलार सिस्टम। हमारा जो सोलार सिस्टम है इसमें सबसे बड़ा मून या बोल सकते हैं सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है ना। आपको याद रखना है गैनीमाइट जो है ना, ये सबसे बड़ा उपग्रह है और ये है बृहस्पति जो हमारा प्लेनेट है, बृहस्पति जो हमारा ग्रह है उसका उपग्रह। आपको ये दोनों पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। बृहस्पति का उपग्रह है, नाम है गैनीमाइट, सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सोलार सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देश के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। आंसर हमने मेंशन किया है बलदेव सिंह वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये हमारे देश के पहले रक्षा मंत्री थे। और यदि आज के समय की बात की जाए तो जो हमारे राजनाथ सिंह है ना, ये नाम भी आप साथ में याद रखेंगे। राजनाथ सिंह जो है वो प्रेजेंट समय में हमारे देश के रक्षा मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच डेट सेलिब्रेट एज अ नेशनल साइंस डे। तो आपको पता ही होगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 फरवरी को हम साइंस डे के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन CV रमन जो थे उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, है ना। शायद आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा तो आप लोग याद रखोगे। CV रमन जो थे उन्होंने इस डेट को रमन प्रभाव की खोज की थी और इसी के कारण क्या किया जाता है 28 फरवरी को एज अ साइंस दिवस के रूप में, विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था। इन विच ईयर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टेकन प्लेस। यहाँ पे जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आप हो सके तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड याद रख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि 42वें संविधान संशोधन जो थे वो हुए कब थे या 42वां संशोधन हुआ कब था। तो 1976 में हुआ था। इसमें इंदिरा गांधी जो थी उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी और हमारे देश में उस समय पर इमरजेंसी चल रही थी, आपातकाल चल रहे थे, है ना। इनके द्वारा कई सारे संशोधन किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसी के कारण जो कई सारे नए प्रावधान इसमें लाए गए थे,
है ना, संविधान में। और इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को कई बार क्या कह दिया जाता है, यहाँ पे मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है किसे, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने शामिल किया हुआ है, आप देख सकते हैं IMF। याद रखना है आपको, IMF का फुल फॉर्म क्या है ना, IMF। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सबसे पहले आप लोग याद रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखोगे, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1945 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, 1945 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। आज के समय यदि बात की जाए कि इसके मेंबर कितने हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेजेंट समय में इसके मेंबर कितने हैं, तो आप याद रखेंगे टोटल IMF में वर्तमान समय में 190 देश हैं जो इसके सदस्य हैं। और लास्ट मेंबर जो है वो एंडोरा है, याद रख सकते हैं लास्ट मेंबर कंट्री कौन सी है, एंडोरा लास्ट मेंबर कंट्री है, जो अक्टूबर 2020 में, याद रखोगे अक्टूबर 2020 में IMF की मेंबर बनी हुई है ना। सो ये सारे पॉइंट आप लोग IMF के बारे में याद रख सकते हैं। फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस्टेब्लिश 1945, टोटल मेंबर 190, लास्ट मेंबर एंडोरा, ठीक है ना। और डायरेक्टर जनरल के बारे में पूछा जाता है या इसकी प्रमुख कौन है, तो क्रिस्टीना जॉर्जीवा भी आप नाम याद रख सकते हैं। क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो है वो इसकी डायरेक्टर जनरल है या इसकी वर्तमान प्रमुख हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको यहाँ पे IMF से रिलेटेड याद रखना है, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, अकबर से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक देखने के लिए मिले हैं, है ना। तो आप लोगों को याद रखना है अकबर के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। लाइक सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि अकबर के फादर कौन थे, तो हुमायूं जो थे वो अकबर के फादर थे, हुमायूं जो थे वो अकबर के फादर थे, आपको ये पता होगा। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर थे, बाबर के बाद उनका बेटा हुमायूं बना था, और हुमायूं के बाद जो अकबर थे वो मुगल वंश जो थे या मुगल साम्राज्य जो थे उसके राजा बने थे, ठीक है ना। उसके बाद आपको याद रखना है कि जैसे ही ये राजा बनते हैं कई सारे क्षेत्रों को ये जीतते हैं और अपने कंट्रोल में लेके आते हैं, है ना। सो 1569 में इन्होंने क्या किया था, अपनी एक नई कैपिटल सिटी बनवाई थी जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा के साइड में या आगरा के पास इस्टेब्लिश की गई थी, है ना। सो याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी जो था वो अकबर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1569 ईस्वी में। इसके बाद इनके जो बेटे थे वो जहांगीर राजा बने थे, है ना। और जहांगीर के बाद कौन बना था, शाहजहां बना था, शाहजहां के बाद औरंगजेब राजा बना हुआ था, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट या इनकी सारी सीरीज भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया सबसे पहले कौन थे, बाबर, देन हुमायूं, देन अकबर, देन जहांगीर, देन शाहजहां, देन औरंगजेब। आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ये 6 रूलर्स के नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, मुगल के फाउंडर थे बाबर। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड और टर्म्स पूछे जाते हैं। पानीपत के जो बैटल्स हुए हैं, स्पेशली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये कब हुआ था ये भी पूछा जाता है क्योंकि ये भी मुगल एम्पायर से रिलेटेड थे। सो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं 1526 ईस्वी में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, है ना। याद रख सकते हैं 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। इसी तरह 1556 ईस्वी में सेकंड पानीपत का युद्ध हुआ था जो हेमू और बैरम खान के बीच में लड़ा गया था, है ना। हेमू जो थे उनके साथ बैरम खान जो कि अकबर के संरक्षक थे उनके बीच में लड़ा गया था पानीपत का सेकंड युद्ध, है ना। ये 2 इंपॉर्टेंट है जो कि मुगल एम्पायर के अंडर में ही पूछे जाते हैं। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। साथ ही याद रखोगे तीसरा बैटल भी जो था पानीपत का उसके बारे में याद रखना है। डेट तो 1761 में हुआ था, ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। मराठा जो थे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है ना। तो ये तीनों बैटल आप पानीपत के याद रख सकते हैं किन किन के बीच में हुआ था। थर्ड वाला जो मराठा थे उनके साथ जो
अभी नाम मैंने आपको बताया था अहमद शाह अब्दाली, उनके बीच में ये थर्ड युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये पानीपत के 3 युद्ध भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। आपको पता ही होगा मुगल के कोर्ट में, स्पेशली अकबर के कोर्ट में कौन हुआ करते थे, 9 रत्न हुआ करते थे, जिसमें बाबर सबसे प्रमुख हुआ करते थे। उनके जो थे डिफेंस एडवाइज़र हुआ करते थे बाबर, ये पॉइंट बीरबल, ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं कि बीरबल सबसे प्रमुख थे अकबर के 9 रत्नों में, और ये उनके सलाहकार थे, एडवाइज़र थे, स्पेशली डिफेंस से रिलेटेड उन्हें सलाह प्रदान करते थे। ये पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं मुगल एम्पायर से रिलेटेड। ठीक है, सो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, और साथ में इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन अभी पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी दैट वाज लोकेटेड इन गुजरात। उस इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटी का नाम आपको बताना है जो कि गुजरात में आती थी, है ना। सो लोथल इसका नाम था, जो कि एक बंदरगाह भी था, है ना। याद रखेंगे उस सिटी का नाम क्या था, लोथल उस सिटी के नाम था, जो कि एक बंदरगाह था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटी है जो कि गुजरात में आती थी। ठीक है, चलिए, और इसी के साथ साथ आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट सिटी है उनकी लोकेशंस यहाँ पे याद रख सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम के समय आप कंफ्यूज ना हो और आसानी से आंसर आप कर सकें। ठीक है ना। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई सारे एग्जाम्स में लगातार अभी पूछा जा रहा है, फाइनेंस कमीशन या वित्तीय आयोग से रिलेटेड। सो आपको याद रखना है अभी जो वर्तमान में फाइनेंस कमीशन है वो कौन सा फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन या 15वां वित्त आयोग जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग है, जो कि पूछा गया है कि इसके चेयरमैन कौन है ना। सो याद रखेंगे एन.के. सिंह जो है वो इसके चेयरमैन हैं। अभी कौन है, एन.के. सिंह इसके चेयरमैन हैं। 15वां नंबर का वित्त आयोग है, जिसका कार्यकाल होगा 2020 से 2025 तक, या कह सकते हैं 2020-21 से 2025-26 तक इसका कार्यकाल होगा। ठीक है ना। और इसी में पूछा जाता है कि पहले चेयरमैन कौन थे फाइनेंस कमीशन के, तो आप ये भी याद रख सकते हैं जब 1951 में बना हुआ था, सो के.सी. नियोगी इसके पहले चेयरमैन थे, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का, पहले वित्तीय आयोग का। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट आप लोग 15 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड याद रख सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूछा गया है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। डेज से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट या क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हैं, है ना। या हम कुछ समय में इनकी वीडियो सीरीज़ अपलोड करने वाले हैं, तो आप इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, सो वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अप्रैल को ही क्यों किया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को 7 अप्रैल के दिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था और आने वाले एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड है 2020 के, वो किन्हें मिले हैं, है ना। खेल रत्न अवार्ड से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड है। सो आप याद रखेंगे ये दिए गए थे 4 प्लेयर्स को, दैट इज़ रोहित शर्मा, ऑब्वियसली सभी को पता है, फेमस इंडियन ओपनर क्रिकेट प्लेयर हैं। विनेश फोगाट जो हैं वो रेसलिंग या कुश्ती से रिलेटेड है। मरियप्पन थंजावेलु ये पैरा ओलंपिक हाई जंप जो लगाते हैं वो हैं। 2016 के रियो डी जेनेरो में जब पैरा ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, याद रखेंगे, है ना। जो पैरा ओलंपिक होता है, जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए जो ओलंपिक्स होते हैं उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, हाई जंप के लिए, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ था 2016 के रियो डी जेनेरो जो ओलंपिक हुए थे उसमें। ठीक है ना, पैरा ओलंपिक जो हुए थे उसमें ऑब्वियसली। ठीक है, और साथ ही मिला था माणिका बत्रा को, मिला है माणिका बत्रा को, दैट इज़ रिलेटेड
टू टेबल टेनिस, ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है ना। सो चारों प्लेयर के नाम आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मरियप्पन थंजावेलु एंड मानिका बत्रा, और ये रिलेटेड है किस किस स्पोर्ट से, ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट पूछा गया है, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स अबाउट द CAG इज मेंशन्ड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो CAG होते हैं, CAG मतलब क्या होता है, CAG का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। फुल फॉर्म सुन के आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये फुल फॉर्म होता है CAG का, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है कुल मिला के सिंपल लैंग्वेज में कहें तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी खर्चे किए जा रहे हैं उनकी जांच करना, गवर्नमेंट के खर्चों की जांच करना कि गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया है साल भर में, ये किसका काम होता है, CAG का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर का काम होता है गवर्नमेंट के खर्चों की जांच करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस आर्टिकल में संविधान की ये मेंशन है ना। सो आर्टिकल तो ऑलरेडी आपने देख लिया है, बट डिटेल आप लोग याद रखेंगे, आर्टिकल 148 में ये मेंशन है, और साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, इनके काम भी याद रखना है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे कि आपको पता है पार्लियामेंट के या जो संसद है उसके दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो आपको बताना है कि जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वो किसके यहाँ पे कह सकते हैं चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो किस लोकसभा का या राज्यसभा का चेयरमैन बनते हैं। तो आप याद रखेंगे राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। और लोकसभा के तो कौन होते हैं, स्पीकर जो होते हैं वो उन मेंबर के द्वारा ही वहां से चुने जाते हैं। ओके, सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम of the religion that was started by the Akbar, it is not if, it is of, name the religion that was started by the Akbar, अकबर के द्वारा जो रिलीजन स्टार्ट किया गया था उसका नाम क्या था, है ना। सो आपने सुना होगा दीन ए इलाही, है ना, दीन ए इलाही जो रिलीजन था ये स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट, जो बिहू डांस है उसके बारे में पूछा गया था कि इसका संबंध किस स्टेट से है ना। कई बार डांस पूछे जाते हैं, अभी कल भी हमने 2-4 फॉर्म मेंशन किए थे डांस के, हमारे जो लेक्चर्स हैं है ना 20 क्वेश्चन सीरीज़ में, उसमें मेंशन किया था जैसे मोहिनीअट्टम जो आता है वो केरला से रिलेटेड है, बिहू असम से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया हूँ कि अभी तक आपने हमारी सीरीज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुल एनालिसिस के साथ हमने डिस्कस किया हुआ है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पूछे जाते हैं स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड अकॉर्डिंग टू एरिया, जनसंख्या के अनुसार भी और एरिया या क्षेत्रफल के अनुसार भी देश के सबसे छोटे और बड़े स्टेट। तो यदि पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें तो सिक्किम जो है वो सबसे छोटा स्टेट है, उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा स्टेट है जनसंख्या के अनुसार, और क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो गोवा सबसे छोटा आता है और राजस्थान सबसे बड़ा आता है। कल की सीरीज में हमने ये मेंशन किया था कि इंडिया के 3 सबसे बड़े स्टेट कौन से हैं, तो फर्स्ट पे राजस्थान आता है ना, देन आता है आपका क्या मध्य प्रदेश, देन आता है आपका क्या महाराष्ट्र। तो ये भी हमने हमारे क्विज में मेंशन किया हुआ था 20 क्वेश्चन सीरीज में, ठीक है। सो याद रखेंगे आप लोग अकॉर्डिंग टू एरिया एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज अशोकन एडिक्ट दैट वाज रिटन इन खरोष्टी, ये भी हमने मेंशन किया हुआ है पहले ही हमारे 20 क्वेश्चन सीरीज में कि अशोका की एडिक्ट जो थी नॉर्मली या मोस्टली वो है ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी, बट कुछ ऐसे अशोक के अभिलेख थे, अशोक के इंस्क्रिप्शंस थे जो कि खरोष्टी लिपि में लिखे जाते थे। उनमें से एक है आपका सहवाजगढ़ी, है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सहवाजगढ़ी जो अशोक का अभिलेख है ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज धर्म चक्र प्रवर्तन, कि धर्म चक्र प्रवर्तन किया था। तो बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तपस्या करने के बाद, तो उन्होंने क्या किया था, अपना पहला जो श्रमण या पहला जो उपदेश दिया था,
है ना, उसे क्या कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन, जो कि उन्होंने कहाँ पे दिया था, आपको याद होगा, नहीं होगा तो हम बता देते हैं, सारनाथ में दिया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राइट टू एजुकेशन या शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है ना, आपको ये याद रखना है, शिक्षा के अधिकार की बात किस आर्टिकल में कही गई है। सो याद रखोगे आप लोग, जो हमारा आर्टिकल 21 है, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, उसके जो सब आर्टिकल्स हैं उसमें मेंशन किया गया है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार 21A में, है ना। इसी तरह RTI भी उसी में आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, और राइट टू प्राइवेसी भी उसी में आता है, राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार जिसे बोला जाता है, दैट इज रिलेटेड टू द आधार वर्डिक्ट, अधिकार आधार वाला जो वर्डिक्ट चल रहा था उससे संबंधित है। तो ये तीनों आर्टिकल जो हैं वो आर्टिकल 21 में आते हैं, याद रखेंगे, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार, ये आर्टिकल 21 के ए में शामिल किए जाते हैं या 21 के अंदर शामिल किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हमने हमारी जो 1-2 सीरीज़ है पुरानी MCQs क्वेश्चन की, उसमें शामिल किया गया है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। एज इट इज़ क्वेश्चन आपको मिलेगा, इन विच ईयर 9th शेड्यूल वॉज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान में जो 9वीं अनुसूची है वो कब जोड़ी गई थी। हमने ऑलरेडी वहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय पे सिर्फ 8 अनुसूची हुआ करती थी, 8 शेड्यूल हुआ करती थी, है ना, 1950 में जब लागू हुआ था तब। उसके बाद 1951 में क्या किया गया था, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट संविधान सुधार हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, है ना। सो आपको आंसर याद रखना है, 1951 में वाई द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और वो किस वर्ष हुआ था, ऑब्वियसली 1951 में हुआ था। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, 9वीं अनुसूची को पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि वो रिलेटेड थी भूमि सुधार संबंधित कानूनों के लिए, है ना, भूमि सुधार से संबंधित थी। ये पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया है कि जंस्कर रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, आपको याद रखना है कि किस नदी की ये सहायक नदी है जंस्कर, तो ये इंडस नदी या जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदी है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, सिंधु नदी की सहायक नदी है कौन सी नदी, जंस्कर नदी, है ना। सिंधु की वैसे 5 ट्रिब्यूटरी आप इंडस की याद रख सकते हैं, ऑब्वियसली झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास, है ना। इसके ये इंडिया में है जो प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, जो इंडस नदी है उसके अलावा यदि बात की जाए दूसरी रिवर की तो काबुल एक है ना, एक जंस्कर है और एक सियोक रिवर है, ये भी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस नदी की, है ना। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, काबुल, जंस्कर एंड सियोक, ये 8 रिवर है दैट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमने मेंशन किया है, हु इज़ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इन इंडिया, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो ये नाम याद रखोगे आप, KB सुब्रमण्यन। ठीक है, KB सुब्रमण्यन जो है ये आर्थिक सलाहकार हैं, इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं देश के, है ना। सो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे और उनका जो एनालिसिस था वो हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम आने वाले वीडियोस को आपके लिए लेके आ सकें। ठीक है, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, हो सके तो सारे लोगों के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।